हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल में पढ़ा है। एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर हमने पढ़ा एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब प्योर मैटर, ठीक है, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, वो जब आपस में कॉम्बाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो किस लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है। सो जो बेसिक लॉ जिसको फॉलो करके कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाता है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये 5 होते हैं, एनसीईआरटी में 5 दिया हुआ है। एक एक्स्ट्रा होता है, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो मल्टीपल प्रोपोर्शन का रिलेटेड पार्ट है। तो ये पांचों क्या क्या हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन इज आल्सो टर्म्ड एज कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलुसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसको तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और एवोगैड्रोस लॉ। तो इसको एक एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आ जाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप सब ने इसको पढ़ा है या जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। और ये अराउंड 1789 का बात है, ओके, जब एंटोनी लेवोइसर ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड किया था। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है कि किसी भी रिएक्शन में हमें हमें क्या पता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन नाउ डे आपको ये याद रखना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चैलेंज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चैलेंज करने वाले साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने बताया है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। तो मास और एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो सकता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ वैलिड नहीं होता है। उन्होंने कहा द सम ऑफ एनर्जी एंड मास इज इक्वल, लेकिन वो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को। बस ये याद रखो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एक बहुत पुराना प्रॉपर्टी है और बहुत ही काम का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन में जो नेट मास होता है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। नेट मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता किसी भी प्रोसेस में। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है भाई कि, और ये आप जरा इस साइंटिस्ट वगैरह का नाम याद रखना, क्योंकि ये सब कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो इन्होंने केयरफुल एक्सपेरिमेंट किया और इनको पता चला कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इससे किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं केमिस्ट्री में, देखते हैं। यहाँ एक न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 5.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 when heated produce 1.99 gram carbon dioxide and residue calcium oxide left behind with 3.2 gram, so that this result illustrate the law of conservation of mass। ठीक है। तो क्या किया गया है, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी बात है। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सॉल्यूशन वैसे कर सकते हो, या फिर सबसे अच्छी बात ये होगी जब आप इसको केमिकल इक्वेशन लिख दो इसका, कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 इस फॉर्म में टूट जा रहा है। उसके बाद आप अगर देखो तो बोल रहा है कि CaCO3 का जो वेट है वो है 5.2 ग्राम, और कैल्शियम ऑक्साइड का वेट जो है वो बता रहा है आपका 3.2 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का वेट जो बता रहा है वो बता रहा है 1.99 ग्राम। ओके। सो इधर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास चेक कर सकते हैं। तो आप देखो प्रोडक्ट साइड में कितना मास है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5.19 ग्राम, और ये है 5.20 ग्राम। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम आ रहा है 0.01, जो कि एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से इतना कम हो ही सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक ह्यूमन एरर या एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से बहुत कम जो मास है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड, सही हो रहा है। अगर 100% देखो एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है आपको 100% करेक्ट आ गया, दोनों तरफ सेम वेट हो गया, या फिर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम, तब आप बोलोगे कि हाँ ये ह्यूमन एरर या एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से थोड़ा बहुत मास इधर उधर हो सकता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही सिंपल है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा जो है वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सॉरी, यहाँ पे ये डबल हो गया है, इसको हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसको किसने दिया था? एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट जो हैं, उन्होंने इस लॉ को फॉरवर्ड किया था। ठीक है, ये भी 70s 80s के बाद है, ठीक है ना, मतलब 1770 का ऐसा टाइम का, ये भी काफ़ी पुराना लॉ है। इन्होंने क्या कहा कि ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कॉन्टेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। मतलब अगर आप मान लो कि एक कंपाउंड ले रहे हो जिसमें है कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये आप किसी भी कंपाउंड में ले लो उस फॉर्म में, तो नेचुरल जो सैंपल है उसका, जो नेचुरल सैंपल है उसमें कॉपर का परसेंटेज देखा गया इतना। एक कंपाउंड है जो कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का बना है। नेचुरली ऑकरिंग सैंपल में कॉपर का परसेंटेज 51.35% था, कार्बन का परसेंटेज 9.74% था और ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.91 था। और इसको बाय एनी केमिकल मेथड, सिंथेटिक मेथड से इसी प्रोडक्ट को बनाया गया, इसी कंपाउंड को बनाया गया। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर है और कार्बन ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर फर्दर जब देखा गया कि कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ रहा है सिंथेटिक सैंपल में, तो उसमें भी सेम आया। इसका ये मतलब है कि आप जो कंपाउंड होता है उसका जो एलिमेंट होता है उसका प्रोपोर्शन हमेशा एग्जैक्टली सेम होता है, वेदर दिस इज अ नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल। इज इट क्लियर? सो इससे किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं? वही होगा, आपका दो तरह का कंपाउंड बनेगा और दोनों में जो प्रोपोर्शन है वो सेम होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि 6.488 ग्राम ऑफ लीड कॉम्बाइंड डायरेक्टली विथ 1.02 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लीड परऑक्साइड। ठीक है, तो लीड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होकर लीड परऑक्साइड बना रहा है, जिसमें लीड का वेट दे दिया है और ऑक्सीजन का वेट दे दिया है। ठीक है, पहला केस यहाँ खत्म। इस डाटा से आप लीड का और ऑक्सीजन का वेट या परसेंटेज निकाल सकते हो। दूसरी बात देखो, बोल रहा है लीड परऑक्साइड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लीड नाइट्रेट एंड इट वाज फाउंड दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लीड परऑक्साइड बाय दिस मेथड। ओके, लीड परऑक्साइड को और कैसे बनाया जा सकता है? लीड नाइट्रेट को हीट करके। लीड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो लीड परऑक्साइड बनेगा। उस लीड परऑक्साइड में जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो दिया हुआ है 13.38%। तो आपको ये डाटा को देख के बताना है कि ये पहले वाला में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो आप एंड परसेंटेज ऑफ लीड निकाल लो। दूसरे वाले केस में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया, परसेंटेज ऑफ लीड निकाल लो। और फर्स्ट एंड सेकंड केस में बता दो कि दोनों में परसेंटेज सेम है, तो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन प्रूव्ड हो जाए। समझा पाया मैं क्वेश्चन को? तो देखो कैसे करते हैं। देखो पहला केस में बोला है टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। हम लोग ने पहले टोटल वेट ऑफ परऑक्साइड निकाल लिया, जिसमें लीड का वेट इतना है और ऑक्सीजन का वेट इतना है।
तो वेट ऑफ पेरोक्साइड का वेट कितना हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये कॉन्सेप्ट आ गया। ये कहाँ से हमने किया, इसको हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम जो होगा वो टोटल होगा। उसके बाद ये हो गया मेरा लीड पेरोक्साइड का वेट, और इतना वेट है ऑक्सीजन का, तो आप 100 ग्राम के लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करके बोल सकते हो कि 100 ग्राम लीड पेरोक्साइड में कितना ग्राम ऑक्सीजन है। यूनिटरी मेथड अप्लाई करो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 ग्राम। तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया था जानबूझ के, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1.002 डिवाइडेड बाई 7.490 इंटू 100। आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा 13.38%। और सेकेंड केस में ऑलरेडी गिवन जो है परसेंटेज ऑक्सीजन का, वह 13.38%। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ही केस में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में सेम है। देयरफॉर यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन वैलिड है। इज इट क्लियर? इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन पे। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना तुम लोग, ये होमवर्क है। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, इसको कैसे करना है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। कॉपर ऑक्साइड बनता है 3 मेथड से। पहला मेथड, इन वन केस 1.75 gram of metal were dissolved in nitric acid and ignited the residual copper nitrate yield 2.19 gram of copper oxide। ठीक है, पहला केस है। पहला केस में 1.75 ग्राम ऑफ मेटल जो है उसको हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड में, और इसको इग्निट किया जा रहा है रेसिडुअल कॉपर नाइट्रेट को, तो वो प्रोड्यूस कर रहा है 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। दूसरा केस है जहाँ पे 1.14 ग्राम ऑफ मेटल को डिज़ोल्व किया जा रहा है नाइट्रिक एसिड में, वेयर प्रिसिपिटेटेड एज, उसका फिर प्रिसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड बाय एडिंग कास्टिक alkali solution। The precipitated copper hydroxide after washing, drying and heating yield 1.43 gram of copper oxide। और थर्ड केस जो है उसमें 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर वेयर स्ट्रांगली हीटेड इन अ करंट ऑफ एयर यील्डिंग 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो इन तीनों केसेस में आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन वैलिड होता है। ठीक है, तीनों केसेस में आपको परसेंटेज निकालना है गिवन वेट वगैरह को देखकर कि हमारा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का परसेंटेज जो हो रहा है वो तीनों केसेस में सेम हो रहा है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, डाउट होगा मुझे टेक्स्ट करोगे ये हुआ या नहीं। ये अगर नहीं होगा मैं लाइव क्लास में इसको पूछूंगा, सो इसको ज़रूर सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसको देने वाले हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, जॉन डाल्टन। तो डाल्टन साहब ने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब दो एलिमेंट को हम लोग कॉम्बाइन करते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा रिएक्शन में, तो उसमें जो सेम एलिमेंट रहता है कॉम्बाइन होता है, उसका रेशियो जो होता है आइदर सेम होता है या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। क्या कहा मैंने, नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ता हूँ इसको। इफ़ टू एलिमेंट कैन कॉम्बाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है, ठीक है, बैलेंस कर सकते हो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। तो एक एलिमेंट दोनों है और ये एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो वही लिखा हुआ है इफ़ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, जैसे यहाँ 2 कंपाउंड बन रहा है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कॉम्बाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट,
आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। क्या कहा? द masses of one element, the masses of one element that combine with fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। जैसे कि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब यहाँ कॉम्बाइन हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, वाटर बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन का वेट कितना हो रहा है? 2 ग्राम, और हाफ ऑक्सीजन मतलब 32 होता है, तो उसका हाफ कितना हो गया? 16 ग्राम, और ये मिलके वाटर बनाता है 18 ग्राम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इस फॉर्मूला को देखो तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी हो। तो इसमें जो सेम वेट है वो हाइड्रोजन का कितना है? 2 ग्राम। तो हियर मास ऑफ ऑक्सीजन जो रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो एक को फिक्स कर दो, एक का वेट को फिक्स कर दो, यहाँ यही बोला है कि देखो एक का वेट को मासेस ऑफ वन एलिमेंट फिक्स कर दो दैट कॉम्बाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये अदर एलिमेंट है जिसका मास फिक्स्ड है, इसके रिस्पेक्ट में जो ऑक्सीजन कॉम्बाइन हो रहा है दोनों में, इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो यहाँ पे 16 और 32 का रेशियो जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो है। इज इट क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो इससे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो यहाँ आते हैं। यहाँ बोल रहा है कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। कार्बन जो है 2 ऑक्साइड बना रहा है विच कॉन्टेन 42.9% एंड 27.3% कार्बन। दोनों कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज इतना है और दोनों कार्बन में ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है। सो दैट दिस फिगर इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड हो रहा है। मैंने क्या कहा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि सपोज करो कार्बन और ऑक्सीजन हो रहा है, तो फर्स्ट केस और सेकंड केस, फर्स्ट और सेकंड केस में एक का मास या एक का परसेंटेज जो है उसको फिक्स्ड कर दो। उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे वाले हैं इनका मास या इनका परसेंटेज का रेशियो निकालो, और वो रेशियो देखो सिंपल होल नंबर रेशियो है या नहीं। ओके क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट को देखो कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो मैंने फर्स्ट वाले केस में जस्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेप 1 उसको हमने लिख लिया। स्टेप 2 देखो अब क्या करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन विच कॉम्बाइन विथ फिक्स्ड वेट 1 पार्ट बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन इन ईच ऑफ द 2 ऑक्साइड। तो देखो फर्स्ट वाले केस में क्या है, ऑक्सीजन का फर्स्ट परसेंटेज जो है वो 57.1 पार्ट बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बाइन हो रहा है कार्बन का 42.9 पार्ट के साथ। तो यूनिटरी मेथड से इसका इतना परसेंटेज की जगह या पार्ट उसको कर लो, उसको 1 पार्ट में कन्वर्ट करो, और यूनिटरी मेथड से निकालो कि कार्बन का कितना पार्ट के साथ कॉम्बाइन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि देखो स्लाइड में, ओके फर्स्ट केस दैट 57.1% और 57.1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बाइन विथ 42.9 पार्ट ऑफ कार्बन। तो 1 पार्ट कितना पार्ट के साथ कॉम्बाइन करेगा? यूनिटरी मेथड। सो 1 पार्ट वेट ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बाइन विथ हाउ मच? यहाँ पे मैंने छोड़ दिया कैलकुलेशन, कैलकुलेट कीजिए इसको। कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.9 पार्ट डिवाइडेड बाई 57.1, इजंट इट? सेकेंड केस जो है देखो, सेकेंड केस क्या था, यहाँ हम बोल सकते हैं 72.7 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बाइन विथ 27.3 पार्ट ऑफ कार्बन। सो 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? यहाँ पे भी मैंने आपके कैलकुलेशन के लिए छोड़ दिया है। ये हो जाएगा 27.3 डिवाइडेड बाई 72.7। दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो पहले वाला का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आना चाहिए 0.751 और ये आना चाहिए 0.376। तो इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का आप रेशियो ले लो, ये रेशियो 2:1 का आएगा, और जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो में है, और ये प्रूव करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एम आई क्लियर?
कॉन्सेप्ट क्या है, एक का वेट को या एक का परसेंटेज को फिक्स्ड कर दो रिस्पेक्ट टू दूसरा। आप चाहते तो इसमें कार्बन की जगह, जैसे यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का वेट को 1 पार्ट किया है, आप चाहो तो यहाँ पे कार्बन के वेट को 1 पार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिव मेथड, और ये आपका होमवर्क है, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड निकालना। इसको घुमा के करो, आप ऐसे लिखो 42.9 पार्ट ऑफ कार्बन कॉम्बाइन विथ 57.1 part of oxygen, so 1 part of carbon combined with 57.1 divided by 42.9। सिमिलरली सेकेंड वाले केस के लिए भी निकालो, और यहाँ पे कार्बन इन द फर्स्ट केस इज टू कार्बन इन द सेकेंड केस, इन दोनों का रेशियो निकालो और मुझे बताना ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है या नहीं। ओके, ये भी आपका होमवर्क है, मैं पूछूंगा लाइव क्लास में ये, अगर आप लोग नहीं भेजते हो मुझे आंसर। ओके, क्लियर हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और गेलुसक्स लॉ पहले देख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो तो पहले गेलुसक्स लॉ देख लेते हैं, ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये रहे भाई साहब गेलुसक्स, इनका चेहरा देख लीजिए आप, नाम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है ना। सो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन गैसेस कॉम्बाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई गैसेस आपस में कॉम्बाइन होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग सिर्फ गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड के बारे में नहीं, इसीलिए वॉल्यूम इन्वॉल्व है यहाँ। सो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब गैसेस आपस में कॉम्बाइन हो रहे हैं या फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, सो दे डू, तो वो हमेशा ऐसे ही प्रोड्यूस होंगे या ऐसे ही कॉम्बाइन होंगे कि उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, प्रोवाइडेड उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो फिक्स्ड रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। क्लियर? सो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस combine or are produced in chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. Is it clear? बहुत ही साधारण है। जब भी कोई गैसेस आपस में कॉम्बाइन हो रहा है, जैसे कि आप एग्जांपल में देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बाइन हो रहा है तो वाटर वेपर बना रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप 100 ml ले रहे हो, ऑक्सीजन 50 ml ले रहे हो, वाटर 100 ml ले रहे हो, तो इनका जो रेशियो हो रहा है गैसेस कॉम्बाइन और प्रोड्यूस, सो H2:O2:H2O, ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है। सो गेलुसक्स लॉ जो है ना, ये एक्चुअली में थोड़ा सा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ही है, लेकिन वहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में मास के बारे में बात करते थे, लेकिन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वॉल्यूम में अगर बात किया जाए तो वो हमारा गेलुसक्स लॉ हो जाता है। तो कुछ भी अलग तो है नहीं, तो इस पे आप न्यूमेरिकल जैसे हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे करते थे, गेलुसक्स लॉ पे भी वैसे ही न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, इसको आप सॉल्व करो। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ml ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, दिस इज एसिटिलीन। एंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट NTP। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर हो रहा है कंप्लीट कंबशन ऑफ एसिटिलीन के लिए, और कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ऑल वॉल्यूम को हमने NTP या STP, NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और STP आजकल STP लिखा जाता है। ओके, और STP। सो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि C2H2 को आप ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन कर रहे हो और ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, बैलेंस कर लो तो कितना हो गया
हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन हो गया 4 और एक 5, 4 और एक 5 हाइड्रोजन बैलेंस है, और यहाँ पे आपका दे दो 5/2। सो ये रहा बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ हमसे जो वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन है वो बोल दिया है 40 ml, ये आपसे पूछा है और ये भी आपसे पूछा है। तो आपको स्टोइचियोमेट्री आता है, मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। सो स्टोइचियोमेट्री को यूज़ कीजिए और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कितना होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर मुझे बताइए। सो आई होप हो गया होगा, समझ में आया होगा आपको। हम लोग इसको स्टोइचियोमेट्री में कैसे लिखते थे, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 5/2 वॉल्यूम, जब रिएक्ट हो रहा है तो 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। याद है गेलो-सिक्स लॉ का सम्स ऐसे करते थे हम। तो इसका 1 वॉल्यूम की जगह यहाँ 40 ml दिया हुआ है, तो 5/2 वॉल्यूम की जगह कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 40 ml। सो इसको कैलकुलेट आप करोगे तो ये आ जाएगा 100 ml, और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा आपका 2 इंटू 40 ml, सो दैट इज इक्वल टू 80 ml। सो योर आंसर इज 100 ml एंड 80। सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं क्लियर होगा क्लास में लाइव पूछना। अच्छा, ये तो सबको पता है, बड़ा फेमस है, एवोगैड्रोस लॉ। ये ऑलरेडी बहुत बार हम लोग डिटेल में कवर कर चुके हैं। सो एक बार बस सुन लो इसको। और ये भाई साहब जो हैं, आपको इनका चेहरा देख लेना चाहिए। चेहरा देख के लग रहा है कि सारा केमिस्ट्री इन्होंने अपने चेहरे पे अप्लाई कर ली। सो बड़े फेमस हैं, मजाक अपनी जगह, पर एवोगैड्रोस लॉ अगर नहीं होता तो शायद ही केमिस्ट्री इतना आगे बढ़ा होता, क्योंकि केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो एवोगैड्रो नहीं लाया था। और अगर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम कभी आंसर ही नहीं कर पाते किसी भी केमिकल इक्वेशन को, कि कैसे वहाँ पे डाल्टन्स लॉ का वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता चलता। तो ये बड़ा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो ये तो आपको पता है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड दैट नंबर इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, एंड दैट नंबर इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जब हम लोग बात करेंगे एटम का तो एटम होगा, जब मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो एवोगैड्रोस लॉ तो हम लोग ने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को रिचर्टर ने 1792 में बताया था, और इन्होंने क्या बताया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले आप सुन लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द रेशियो यहाँ पे लिखा है, ओके प्लूरल के लिए, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कॉम्बाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी is either the same or the same multiple of ratio of masses in which A and B combine directly with each other। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल देखो। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन होता है तो बनाता है CH4। कार्बन ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन होता है तो बनाता है वाटर। और जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कॉम्बाइन होते हैं तो वो बनाते हैं CO2। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे जो फिक्स्ड एलिमेंट है उसको पकड़ लो आप हाइड्रोजन। तो कार्बन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन भी आपस में रिएक्ट कर रहा है। तो ये लॉ क्या बोल रहा है, यहाँ पे सपोज करो ए और बी पकड़ो, ए पकड़ो कार्बन को, बी पकड़ो ऑक्सीजन को, और सी पकड़ो हाइड्रोजन को। अब इसको फिर से एक बार रीड करो। बोल रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द टू एलिमेंट ए एंड बी, मतलब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का, विच कॉम्बाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट जो है इसका मास को हमको फिक्स्ड कर देना पड़ेगा, हाइड्रोजन का मास को
फिक्स कर देना पड़ेगा। जो इसके साथ कॉम्बाइन हो रहा है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो कैसा होगा वो बोल रहा है सेम होगा, या तो इनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा और सम मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ए एंड बी कॉम्बाइन डायरेक्टली विथ ईच अदर। तो जो ये डायरेक्टली कॉम्बाइन हो रहा है तो इसका जो मास आएगा और इनके साथ कॉम्बाइन होते वक्त इसका जो मास आ रहा है वो या तो सेम होगा या फिर इनका मल्टीपल के फॉर्म में होगा। जैसे सपोज 2:2 इसमें इसका आ गया 1:2, तो यहाँ पे इसका जो मास आएगा, सपोज करो यहाँ पे मास आया 10 ग्राम और इसका आया है 20 ग्राम, तो इसके केस में जब ये कार्बन का होगा ना तो ये आइदर 10 ग्राम होगा या मल्टीपल ऑफ 10 होगा। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि एक बोल रहा है कि कॉपर सल्फाइड कंटेन 66.6 ग्राम कॉपर। फिर बोल रहा है कॉपर ऑक्साइड कंटेन 79.9 ग्राम कॉपर। अब ध्यान से देखो, आप कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सल्फाइड है, दोनों में क्या है, कॉपर कॉमन है, ऑक्सीजन और सल्फर अलग अलग हो गया। तो ऑक्सीजन और सल्फर भी आपस में कॉम्बाइन होता है और ऑक्सीजन सल्फर आपस में कॉम्बाइन होकर बना रहा सल्फर ट्राईऑक्साइड, जिसमें सल्फर का कंटेंट जो है वो है 40% सल्फर है। क्लियर हो रहा है? सो कॉपर सल्फाइड कंटेन इसमें कॉपर का परसेंटेज जो है वो है 66.6%। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का परसेंटेज दिया हुआ है 79.9%। तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज बता सकते हो और यहाँ पे सल्फर का परसेंटेज बता सकते हो। यस और नो? आराम से बता सकते हो। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जब आपस में कम बनता है तो उसमें सल्फर का कंटेंट जो होता है 40%, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 60% होता है। क्लियर? समझ में आया? तो हमें क्या करना है, एक मास को फिक्स्ड कर देना है। इस एक मास को फिक्स करना। और किसको फिक्स करते थे, जो कॉमन होता था उसको फिक्स करते थे। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन फिक्स होता था, यहाँ कौन सा फिक्स होगा, यहाँ पर हमारा कॉपर का मास जो है उसको फिक्स्ड कर देना है और उसके साथ ऑक्सीजन और सल्फर का परसेंटेज निकालना है और इसमें परसेंटेज जो दिया है चेक करना है कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो में है या सेम है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? अगर नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले हमने कॉपर सल्फाइड में लिख लिया कि कॉपर और सल्फर का मास का रेशियो है ये जो गिवन है, इसको मैंने ले लिया कि अगर 66.6% है तो 100 से माइनस कर दो तो सल्फर मिल गया ना 33.4%। और दूसरे वाले में ऑक्सीजन और सल्फर जो है इसका परसेंटेज, सल्फर ट्राईऑक्साइड में, तो इसमें ऑक्सीजन 60%, सल्फर 40%, सल्फर 40 दिया था तो रिमेनिंग ऑक्सीजन 60%। थर्ड वाले पार्ट में सल्फर और कॉपर है, यहाँ पे कॉपर दिया है, यस ओके। चलो थर्ड वाले पार्ट को नहीं किया है, यस कॉपर सल्फाइड। नाउ इन कॉपर सल्फाइड, ओके कॉपर सल्फाइड में फिर से लिख रहा है कि 33.4 पार्ट ऑफ सल्फर कॉम्बाइन विथ कॉपर 66.6 पार्ट। इसी चीज़ को यहाँ लिख दिया है, इसी चीज़ को यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया है। इसी पार्ट को यहाँ पे स्टेटमेंट में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर का परसेंटेज है 40, इसको यहाँ पे सल्फर को इन्होंने फिक्स किया है। किसी एक को आप फिक्स कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता। मैं चाहूँ इस क्वेश्चन को आप घर पे करना कॉपर के अमाउंट को फिक्स करके, तो भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सल्फर के अमाउंट को फिक्स करने के लिए 40 लाने के लिए इस यूनिटरी मेथड को यूज़ किया। तो यहाँ इन्होंने कहा कि कॉपर जो है, सल्फर जो है 33.4% इतना परसेंट के साथ या इतना पार्ट के साथ कॉम्बाइन करता है, तो 40 पार्ट के लिए कितना आएगा कॉपर का। यूनिटरी मेथड अप्लाई करो तो 66.6 डिवाइडेड बाई योर 33.4 इंटू 40, इजंट इट? ओके, सो अब नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे। सो 40 पार्ट ऑफ सल्फर के लिए जो कॉपर कंबाइन हो रहा है वो ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ सल्फर को फिक्स रखा गया है, तो कॉपर सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है,
और कॉपर और ऑक्सीजन आपस में कॉम्बाइन हो रहा है। तो हमने फर्स्ट वाला केस जो है कॉपर और सल्फर का कॉम्पोजिशन का, उसमें सॉरी सेकंड केस जो है सल्फर और ऑक्सीजन का, इसमें सल्फर जो था वो 40 पार्ट था, ठीक है, ऑक्सीजन था 60 पार्ट था। फिर हमने सल्फर और कॉपर का, यहाँ पे देख लो ध्यान से, सल्फर और कॉपर का परसेंटेज दूसरा था, उसमें हमने बाई फोर्स कॉपर को, सल्फर को हमने 40% में कन्वर्ट किया, तो कॉपर हमारा आ गया 79.8%। अब जो हमारा कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमारा गिवन है कॉपर और ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट हो रहा है, इसमें कॉपर का परसेंटेज जो दिया है वो है 79.9%। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड केस में। नाउ द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन विच कॉम्बाइन विद द सेम मास ऑफ 40 पार्ट बाई सल्फर इज दिस, isn't it? ओके, ये गिवन है। द रेशियो यहाँ से हमने निकाल लिया कि कॉम्बाइन हो रहा है 40 के साथ सल्फर, जब कॉम्बाइन हो रहा है, जब सल्फर 40 हो रहा है तो ऑक्सीजन 60 हो रहा है, सल्फर 40 हो रहा है तो कॉपर जो हो रहा है हमारा 79.8 हो रहा है। तो अब इन दोनों का जो रेशियो हमारा गिवन है क्वेश्चन में वो है 79.2 और 20.1। तो कॉपर फर्स्ट और सेकंड केस में दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ जा रहा है, 79.8 79.9 क्लोज आ रहा है। तो यहाँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव्ड हो जा रहा है। ओके ओके, तो कुछ एमसीक्यू यहाँ पे है, आप लोग बताओ फटाफट आंसर, देखते हैं आप लोग का नॉलेज। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट फॉर एनी केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट आर इक्वल टू ऑलवेज मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये कौन सा लॉ होगा यहाँ पर, बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एकदम लड्डू सवाल है ये। तो इस लड्डू सवाल का आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पे टोटल मास चेंज जो है एक्टिव रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ऑलवेज इक्वल होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मास ऑफ वाटर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, और हमें पता है कि 2 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तो 18 ग्राम ऑक्सीजन बनाता है। तो एकदम लड्डू सवाल है बच्चों वाला। थर्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इसके बाद करवाऊंगा, लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज contains सेम एलिमेंट इन डेफिनिट proportion by mass and it does not depend on the source of compound। ठीक है, ये कौन सा है, ये भी मैंने डायरेक्टली बताया, स्टेटमेंट देखो एग्जाम में आ गया एमसीक्यू में। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन है कि आप किसी भी सोर्स से ले लो कंपाउंड को, उसका प्रोपोर्शन ऑलवेज फिक्स्ड होगा। लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन कॉम्बाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म HCl, इक्वेशन सुनते ही फटाफट बनाओ। दूसरा है इट ऑल्सो कॉम्बाइन विथ सोडियम टू फॉर्म NH, sorry NaH। okay, if sodium and chlorine also combined, sodium and chlorine also combine to each other, they will do so in the ratio of masses as what। तो ये लॉ ऑफ योर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे फिक्स्ड हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो सोडियम के साथ हो रहा है, तो फिर सोडियम और क्लोरीन अगर रिएक्ट होगा तो इनका मासेस का रेशियो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये आप सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करके। सिंपली आप इसका एटॉमिक मास जो है आपको पता है, इसका एटॉमिक मास पता है, गो अहेड एंड डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से तो मुझे पर्टिकुलरली मैसेज जरूर करना। ओके, थैंक यू देन।